So there is a going to the YouTube channel, so we are recording the thing. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Friends, today we have Irshad Saudagar from Belgaum, a young, handsome guy you see on your screen, and he is very much interested in food. He has always been very passionate about making people eat food, and that's how he started as an assistant to his own father, who had a small restaurant in Belgaum called Niaz Restaurant. Niaz Restaurant has now become a very big venture, and it is now a Niaz group of businesses. They started from the Lucknowi biryani. And looking at Irshad Bhai, I remember that one movie which had a song, ke, दिल ने है दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है. So when I look at him, I feel he's like one of those who have really made big into the restaurant business. He will speak to us on how to start a restaurant and other things related to restaurant. I think let's give him a chance. When he speaks, the introduction will come up automatically. Over to Irshad Bhai from Belgaum. Welcome, Irshad Bhai. Please start. We are sharing your screen also. Yeah. Bismillah. अस्सलाम वालेकुम. Hope मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है. Sharing. सबसे पहले thanks to निसार भाई and Muslim Chamber of Commerce and Industries पुणे कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जितनी भी सलाहियत है और जितनी भी मेरी समझ है अपने रेस्टोरेंट के कारोबार में उसको शेयर कर सकूं. सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं कि कहाँ से अपनी जर्नी शुरू हुई और कहाँ से ये. अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम इरशाद सौदागर है. आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन इन 1997 और तकरीबन उसी दौर में, उससे पहले भी अपनी स्कूल के दौर में भी रेस्टोरेंट छोटे थे, अनऑर्गेनाइज थे और मेरे डैडी को मैं बहुत पहले से इस कारोबार में हेल्प करते हुए आ रहा हूँ. तो आप ये समझ लें कि स्कलरी डिपार्टमेंट से लेकर के कैश काउंटर पे बैठने तक जितने डिपार्टमेंट रहते हैं, एक मौका मिला कि सबका एक्सपीरियंस मैं लूँ और हर जगह पे काम हुआ. तो 1997 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, 1998 में मैंने रेस्टोरेंट ज्वाइन किया एज अ पार्टनर. उस टाइम पे मेरे अब्बा और मेरे दो बड़े भाई ऑलरेडी बिजनेस में थे, तो वहाँ से अपनी जर्नी शुरू हुई. और उन्हीं के साथ में जब मेरे अब्बा ने रेस्टोरेंट शुरू किया था तो इट वाज ओनली अ 16 कवर रेस्टोरेंट, और जब मैं ज्वाइन किया था 1997 में जो अपना मेन रेस्टोरेंट है नियाज, वो 40 कवर का था, जिसकी आज की डेट में कैपेसिटी है 500 कवर्स की. यानी एक बार अगर रेस्टोरेंट में पूरा फुल हो जाता है तो कम से कम 500 लोग उसमें उसकी कैपेसिटी है. तो 500 कवर रेस्टोरेंट व्हाट वी हैव टुडे. एक ऐसे हमारे 11 ब्रांचेस हैं, लेकिन ये मेन ब्रांच है जहाँ पे अपना ये कैपेसिटी है. शुरू किए थे हम लोगों ने, जब मैं ज्वाइन किया था तब 300 एम्प्लॉय थे, और फिर आज मैं और मेरे भाई जिस कारोबार में शामिल हैं उसके स्ट्रेंथ जो है 600 प्लस एम्प्लॉयज के. ये बिफोर कोविड का फिगर है. टर्नओवर अपना जो था वो 80 लाख रुपया पर एनम का था, जो आज 36 करोड़ पर एनम तक हम लोग करते हैं, जिसमें रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग भी शामिल है. मेरे पास में 11 ब्रांचेस हैं जो अपने बिजनेस में शामिल हैं 3 स्टेट में. गोवा में अपना रेस्टोरेंट है, कर्नाटका में है, बेलगाम में, गोकाक में, और महाराष्ट्र में कोल्हापुर में अपना रेस्टोरेंट है. अपार्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट बिजनेस, मैं आईटी में भी और एजुकेशन जो है उसमें एंगेज हूँ. एजुकेशन में होटल मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के अपने कॉलेज में जो पिछले 10 साल से हम लोग इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं. उसके अलावा आई एम इन्वॉल्व इन फार्मिंग ऑल्सो. छोटा एक 10 एकड़ का अपना फार्म है, वहाँ से हम लोग फार्मिंग करते हैं. मैंने रेस्टोरेंट का इंट्रोडक्शन स्टार्टअप में और ऑपरेशन में अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही कन्वेंशनल नहीं बनाते हुए सिंपल लैंग्वेज में, जो ज़रूरी है इसमें इंडिया के जीडीपी में इसका कितना ये है या इसका कितना कंट्रीब्यूशन है बिजनेस का, इसमें नहीं जाते हुए सिंपल चीज़ें जो जल्दी जो है हमारी समझ में आए और जिनको मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँ, उन्हीं को मैंने अपना टारगेट बनाया है. तो अबाउट रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आप अगर देखेंगे, जो एक लाइफस्टाइल रहा है 2-3 डिकेड में हमने भी देखा है, जहाँ पे हमारे बचपन में
रेस्टोरेंट का बिजनेस ऐसा था कि जहाँ पे ये कहा जाता था कि रेस्टोरेंट में जाना जो है वो उतनी अच्छी अलामत नहीं समझी जाती थी। बाहर से खाना खाना या बाहर का खाना ला करके खाना इतनी अच्छी अलामत नहीं समझी जाती थी। मुझे आज भी याद है हमारे स्कूल के ज़माने में हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने एक शेर कहा था जो मेरे जहन में उसी वक्त में ये हो गया था कि हुए कुछ इस तरह मुहज्जिब, कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में मरे अस्पताल जाकर। तो ये एक शेर था जो लोग कहते थे, तो उस टाइम पे मुझे याद है। लेकिन आप देखेंगे आज के ज़माने में, यानी 20-25 साल या 30 साल पुरानी ही बात बता रहा हूँ, लेकिन इन्हीं दौर में किस तरह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बदली है, इसका एक ट्रिमेंडियस ग्रोथ जो है वो आपको हो सकता है बहुत कम इंडस्ट्री में देखने को मिले। तो एक्सपोजर ऑफ टू आउटिंग एंड टूरिज्म जो बड़ा, कि आज हर कोई चाहता है कि वो अपने वीकेंड्स अच्छे हों या अपने टूरिस्ट हॉलीडेज जो अच्छे हों, तो इससे टूरिज्म बढ़ा। टूरिज्म बढ़ने के साथ साथ में आउटिंग का एक जब बढ़ता है तो लोग अपने घर से बाहर दूसरे स्टेशन पे जाते हैं, तो रेस्टोरेंट का डिमांड बढ़ता है। उसके साथ साथ में एक चीज ये भी देखी गई कि अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ, हाइजीन एंड हेल्दी फूड ऑन अफोर्डेबल प्राइसेस, ये भी एक कहीं से बन करके आया। आज हाइजीन जो है अच्छे लेवल पे, आप उतना अच्छा नहीं कह सकते फिर भी, लेकिन आप कंपेयर करेंगे पिछले 15-20 सालों में, तो एक हाइजीन लेवल जो रेस्टोरेंट्स में बना हुआ है ऑन प्राइमा फेसिया या फिर किचन के अंदर भी जो हाइजीन लेवल मेंटेन किया जाता है, तो पहले से बेटर है और अच्छा होना चाहिए, लेकिन पहले से अच्छा है। हेल्दी फूड एंड एट अफोर्डेबल प्राइसेस, ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में डिमांड जो है वो बढ़ा है। एंड अपमोस्ट एक्सपीरियंसिंग द हॉस्पिटैलिटी, ये एक ऐसी चीज है कि जैसे आज के दौर में ये देखने में मिलता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि रेस्टोरेंट में लोग जो है वो स्पेशली टू गो फॉर डाइनिंग, लेकिन मेरा एक तजुर्बा ये रहा है कि अपार्ट फ्रॉम डाइनिंग देयर आर मेनी पीपल हु गो टू द रेस्टोरेंट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ द हॉस्पिटैलिटी। तो जब एक हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस की बात आती है तो इसमें आपका इंटीरियर, आपकी हॉस्पिटैलिटी, आपका हाइजीन, आपका कम्युनिकेशन, आपके स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो लोग आजकल जो रेस्टोरेंट में जाते हैं वो चाहते हैं कि कुछ एक्सपीरियंस करें, नया एक्सपीरियंस करें, नई चीज़ों को मालूम करें, नई थोड़ा हॉस्पिटैलिटी को हम लोग ये करें। तो इस वजह से भी रेस्टोरेंट का जो है वो डिमांड जो है बढ़ा है। और एक आपको जो सब लोग सबके आंखों के सामने जो चीज़ है कि न्यूक्लियर फैमिलीज का जो आया है एक सिस्टम के, जहाँ पे घर जो है वो बढ़ गए, छोटे छोटे घर जो है एक एक फैमिली के लिए अलग से हो गए, और फैमिली में एक कल्चर बना कि जहाँ पे हस्बैंड काम करता है वहाँ पे वाइफ भी काम करती है। तो ये एक बहुत ही मेजर ये रहा। जैसे बड़ी सिटीज में जैसे बॉम्बे, पुणे या दिल्ली वगैरह बोलिए, तो वहाँ पे तो इस चीज़ का बहुत बड़ा जोर है। हमारे 2 टायर सिटीज इसमें इतना नहीं है, लेकिन वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज का जो डेवलपमेंट हुआ जिस तरह से आए, उसमें रेस्टोरेंट्स का डिमांड जो है वो बहुत अच्छी तरह से बन करके आया। नाउ विल कम टू द पॉइंट लाइक हु कैन टेक अ रेस्टोरेंट बिजनेस। ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर मैं सब्जेक्ट है, एक ऐसा मजमून है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस में किसको वेंचर करना चाहिए और कैसे। पहले आप देखें कि ये पैरामीटर्स जो है जो मैंने देखे हैं, क्योंकि मेरा तजुर्बा रहा रेस्टोरेंट के एजुकेशन बिजनेस में भी हूँ और बहुत सारे रेस्टोरेंट से जुड़े हुए लोगों से मिलता रहता हूँ। और उसके अलावा मेरे रेस्टोरेंट्स में भी हफ्ते में कम से कम 2-3 दफ़ा तो ऐसा होता है कि नए लोग आते हैं और वो खुशी और ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि हम लोग भी इस वेंचर में आना चाहते हैं। गोवा में मेरा रेस्टोरेंट है। गोवा में तो कल्चर मैंने देखा कि बहुत सारे नॉर्थ इंडियंस जो है वो वेंचर करते हैं कि वो अपने रेस्टोरेंट हो या फिर रेस्टोरेंट कैफे या फिर रेस्टोरेंट से वो अटैच होना चाहते हैं। इसकी एक जो खास वजह जो है वो कहीं पे मुझे जो समझ में आती है वो ये भी है कि मेहमान नवाजी और हॉस्पिटैलिटी का जो एक जर है वो इंसान के अंदर पहले से ही पाया जाता है। अगर हम लोग देखेंगे हमारे पूर्वजों के अंदर या हमारी हिस्ट्री को आप टटोल कर देखेंगे कि तो मक्का और में ऐसा था कि वहाँ पे मक्के की जो बाहर से लोग आते थे, तो वहाँ पे उसकी मेहमान नवाजी के लिए कौन सी कौम या कौन सा काफिला या कौन सा ये जो है उनकी ये खिदमत को अंजाम देगा, इसके लिए कभी कभी जंगें भी होती थी। तो हॉस्पिटैलिटी एक अपने आप में एक ऐसा एक शर्फ का काम है कि लगता है कि मैं कहूँ किसी के सामने कि मेरा आई ओन रेस्टोरेंट, तो एक बड़ी बात लगती है और अच्छा महसूस होता है। लेकिन रेस्टोरेंट ओन करने के लिए थोड़े पैरामीटर्स भी हैं जो मैंने यहाँ पे पेन डाउन किए हैं
कि एक तो इसमें यह है कि मुझे लगता है कि इसमें इंसान को पैशनेट होना बहुत जरूरी है। पैशनेट अबाउट व्हाट? पैशन किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन इस चीज में जब रेस्टोरेंट में आप आते हैं तो फूड कुलिनरी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसका पैशन होना चाहिए। ये पैशन जो वर्ड है वो ऐसा वर्ड है जो मैं समझता हूँ इसमें कि अच्छी चीज बनाएं, अच्छी चीज की तरफ हम माइल हों, अच्छे से अच्छा हम लोग कुछ करें और उसके लिए अनथक कोशिश करना। तो मैं इसको अगर शॉर्ट में कहीं पे समझूं तो मैं इतना समझता हूं कि मुझे ये पैशन है कि मैं अच्छे से अच्छे खाना, अच्छे से अच्छी सर्विस और अच्छे से अच्छा फूड जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। और उसका वजह ये भी है कि मैं खुद ऐसी चीज कस्टमर्स को या ग्राहक को देना चाहता हूं जो मैं मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए ऑफर कर सकूं। तो एक पैशन है कि हम जो है अच्छे से अच्छा ये बनाएं। तो मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि एक पैशनेट बंदे को रहना चाहिए। अगर ये फूड इंडस्ट्री में आता है तो फूड को लेकर के उनको पैशन रहना चाहिए। कमिटमेंट टुवर्ड्स जॉब, अब ये चीज ऐसी है कि ये एक दिन का या एक हफ्ते का, ये एक महीने का अफेयर नहीं है। रेस्टोरेंट बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस अफेयर एंड अ टायरिंग अफेयर, जहाँ पे अगर आप ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में आपका कमिटमेंट है, आपको वहाँ पे मौजूद रहना है या आपको अपनी सर्विसेज को वहाँ पे मौजूद कराना है, तो किसी भी तरह से द शो मस्ट गो ऑन। तो एक कमिटमेंट टुवर्ड्स जो अपने जॉब के जरिए तरफ रहता है वो इसमें बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरा एक दिन का कमिटमेंट है या 2 दिन का कमिटमेंट है, इट इज अ कंटिन्यूअस कमिटमेंट। एबिलिटी टू हैंडल अ वर्क प्रेशर, इसमें ये मैं इसको ऐसे समझूंगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस में देयर आर मल्टीपल टास्क। जैसे आप अगर किसी दूसरे बिजनेस में जाएंगे तो यू मे बी ओनली इन अ सर्विस, यू मे नॉट बी इन अ प्रोडक्शन, बट रेस्टोरेंट में यू आर इन अ प्रोडक्शन एंड यू आर इन अ सर्विस। ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ती है। वेलकम टू फेयरवेल, जितनी भी चीजें रेस्टोरेंट में इन्वॉल्व हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम इंडस्ट्री में बाकी ये सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। यानी आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्लोरिंग, देन प्रिपरेशन, प्री प्रिपरेशन, सर्विस, कस्टमर के जाने के बाद में उनके प्लेट और स्पून वो धो करके रखना भी इसमें शामिल है। तो एक वर्क का जो प्रेशर है वो ट्रेमेंडियस रहता है। कैपेबल टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, इसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट का जो टाइम है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो इसमें आपने ब्रेकफास्ट चालू किया तो ब्रेकफास्ट के शुरू करने के पहले ब्रेकफास्ट के प्रिपरेशन के लिए आपको लगना पड़ता है। तो यू हैव टू बी देयर बिफोर योर ब्रेकफास्ट स्टार्ट, आइदर यू और योर टीम और यूर प्लानिंग, और आपका जो भी मैनेजमेंट होगा उसको पहले से ही उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है। और डिनर तक वहाँ पे होता है कभी कभी, और डिनर के बाद तक। जैसे दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं जो लंच और डिनर ही सर्व करते हैं, उनके लिए भी ये लंबा जो है लॉन्ग आवर्स जो रहते हैं, ये इंडस्ट्री में एक वो चीज है। देन वर्क फॉर अदर्स एंटरटेनमेंट, ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप अगर हैं तो आपका संडे इसमें बीत जाता है कि आप दूसरों का संडे किस तरह से या वीकेंड किस तरह से उनका स्पेशल बनाएं। आप अगर इंडस्ट्री में हैं तो फेस्टिवल में आप रहते हैं तो आपका फेस्टिवल इसमें गुजर जाता है कि आप दूसरों के फेस्टिवल्स को किस तरह से मेमोरेबल बनाएं। तो ये जो है वर्किंग फॉर अदर्स एंटरटेनमेंट, एक दूसरों को खुशी देने में अपना वक्त लगाना जो है, ये भी एक अच्छा ये है। तो एंटरटेनमेंट जो है इसमें अपना सेल्फ का कम रह करके दूसरों के एंटरटेनमेंट में काम करना ज्यादा पड़ता है। तो अगर ये खासियत और ये चीजें आप बर्दाश्त कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये चीजें मैं ले सकता हूँ या चीजें मैं कर सकता हूँ, देन रेस्टोरेंट बिजनेस इज फॉर यू, यू कैन टेक इट अप। इसके बाद में मैं एक जो बड़ा क्वेश्चन आता है और जो बड़ी समझ आती है, जो बड़े इसके ऊपर जो ध्यान दिया जाता है वो ये है कि रेस्टोरेंट के बिजनेस में प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस क्या रहते हैं। मेरे साथ में जो तजुर्बा हुआ ये हुआ कि बहुत सारे लोग इन 2017 के बाद में बहुत सारी रियल इस्टेट से और डेवलपमेंट से, रियल इस्टेट डेवलपमेंट से जो लोग जुड़े थे, उन लोगों को मैंने बहुत देखा कि वो लोग होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में बहुत वेंचर करने के बारे में सोचते हैं। तो जब मैंने इंटरव्यू किया, जब मैंने पूछा कि इंटरव्यू किया और पूछा कि भाई इसका रीजन क्या है, तो लोग कहते हैं कि भाई हमको 40%, 50% या कभी कभी कोई किसी ने बोला कि 60% तक रेस्टोरेंट में प्रॉफिट है। मेरा तजुर्बा जो रहा वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, इससे अच्छे भी किसी के पास में फिगर हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास में जो मेरा 20-22 साल का तजुर्बा है उसमें मैंने देखा कि दोनों रेस्टोरेंट जो है, कैजुअल डाइन और फाइन डाइन और कैजुअल डाइन में आपको डिफरेंस में आगे अपने स्लाइड्स में बताऊंगा। इसमें किसी भी तरह से प्रॉफिट जो जीओपी जो जाता है वो 10 से 15% के ऊपर नहीं जाता। आप अगर अपने बिजनेस को कंपेयर, हाँ ये हो सकता है कि आपका टर्नओवर बड़ा हो, इफ यू टर्न योर टर्नओवर वैल्यू इज इन करोड्स, देन 10% इज मे बी बिग, बट परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो ये 10 से 15% के ऊपर नहीं जाता।
अगर आप ये सोचते हैं कि ये बिजनेस में 30%, 40%, 50% का प्रॉफिट है, तो ये नहीं होता। इससे जुड़े हुए अगर कोई भी सवाल होंगे तो मैं आखिर में इनको कवर करूंगा, लेकिन आप ये समझ लें इसमें मैंने शॉर्ट में इसका MIS जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रहता है, इसको मैंने बहुत शॉर्ट में ये किया है कि परचेज आप लोग समझ लें कि 40% से 45% तक आपकी जाती है, जिसमें रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू, फ्यूल, ये सारी परचेजेस इसमें आ जाती हैं। अब रेवेन्यू क्या है, नॉन रेवेन्यू क्या है, फ्यूल क्या है, ये मैं आपको आगे के स्लाइड में। सैलरी यानी HR का जो कॉस्ट रहता है, ये CTC यानी जो आपको कंपनी कॉस्ट टू द कंपनी जो रहता है, आप ये कह सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय आपके पास में, उसे मैं 15,000 की सैलरी दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसका पूरा खर्चा आप उसके पास जोड़ के देखेंगे, यू आर प्रोवाइडिंग हिम अ फूड, if you are providing him accommodation, if you are providing him other facilities like vehicle, mobile, बाकी की कोई चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स अ CTC। तो आपका 15,000 का एम्प्लॉय कभी कभी पूरी कॉस्ट आपको उसकी 25,000 से 30,000 रुपए भी जा सकती है। सो आप अगर CTC पकड़ेंगे तो वो 20% तक कभी कभी जाता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम होना जो है वो बहुत कम चांसेस में इससे कम होता है। ऑपरेशंस हैं जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी है, मैंने टैक्सेस को इसमें नहीं लिया, इट इज इसमें टैक्सेस छोड़ के। ऑपरेशंस हैं जिसमें आपके रेंटल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वो है, ये मैंने 15% पकड़े हैं जो ऑपरेशंस में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। उसकी डिटेल जो है आगे स्लाइड्स में है कि हेड्स में क्या क्या आएगा, तो वो कभी कभी 15% तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो है ये कैजुअल डाइन का जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स रहते हैं उसका है। फाइन डाइन जो है जो स्टार होटल्स में या फिर दूसरे जो बड़े ब्रांडेड या थीम रेस्टोरेंट जिसे हम बोलते हैं, उन रेस्टोरेंट्स का अलग से रहता है। बार अगर उसमें है तो उसका जो है वो अलग से रहता है। तो ये एक है कि आप लोग इस बात को मेरी समझ के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि आप लोग अगर 10% to 15% का प्रॉफिट जो है ये बिजनेस में टारगेट किया जा सकता है। अगर आपके जहन में कहीं है कि इसका प्रॉफिट 30% या 40% जाता है, तो वो नॉर्मली नहीं होता, वहां पे हो सकता है कि आपको निराशा हाथ में लगे। Then let me come to the concepts के अगर आप रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको रेस्टोरेंट के कितने टाइप हो सकते हैं, ये मेरी समझ के मुताबिक है, इससे भी ज्यादा और हो सकते हैं। मैंने ढाबा और दर्शनी वगैरह जो स्टाइल है उसको इंक्लूड नहीं किया, आप इसमें किसी भी उसमें मिला सकते हैं। तो इसको ब्रॉड मैंने डिवाइड किया है कि कितने टाइप के रेस्टोरेंट वो रहते हैं। एक ब्रॉड टाइप्स है इसमें कि वी कॉल्ड इट QSR, कैजुअल डाइन, फाइन डाइन, एंड अभी जो लेटेस्ट जो चल पड़ा है आप उसे क्लाउड किचन कहिए, घोस्ट किचन कहिए, या फिर डार्क किचन कहिए, वो चौथा इसका पार्ट है। व्हाट इज अ QSR? QSR is a specific type of restaurant that's a food cuisines and has a minimum जो इसमें क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जो आते हैं, जिस तरह से आपको मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो आप मैकडोनल्ड को या KFC को या डोमिनोज को, इन सबको QSR में इंक्लूड कर सकते हैं। दे आर नॉट फाइन डाइन, दे आर QSRs, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जहाँ पे अगर आप समझिए किसी बिजी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के सामने हैं या आप क्राउडेड मार्केट प्लेस में हैं, तो आप वहाँ पे फाइन डाइन का सोचिए भी मत, क्योंकि वहाँ पे कोई लीजरली बैठ करके जो है वो डाइन करने के लिए और आपको हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं आ सकता। मॉल्स में यस हो सकता है, बाहर किसी आउटसाइड एरिया में या फिर किसी दूसरे इसमें ये हो सकता है, लेकिन ऐसी जगह पे नहीं होता जहाँ पे कस्टमर को क्विक सर्विस देनी रहती है कि उसके पास में बहुत कम टाइम है, ही इज एंगेज और ही इज बिजी, तो उसके वहाँ पे QSR मॉडल ही चलता है। कैजुअल डाइन अगेन थोड़ी इसमें फैसिलिटीज QSR में जो रहती हैं उससे ज्यादा रहती हैं, अच्छा डेकर और एक सर्विस का जो सेटअप रहता है उसमें हो सकता है कि आपको बराबर स्पून फोक की सर्विस मिले एंड प्रॉपर कोर्स टाइप का सर्विस मिले, जहाँ पे आपका कैप्टन प्रॉपर ऑर्डर आ करके लेता है एंड वेटर उसको सर्व करता है, फिर क्लियरेंस करता है। तो इट इज अ कैजुअल डाइन, वी कॉल इट अ कैजुअल डाइन रेस्टोरेंट। फाइन डाइन वो रेस्टोरेंट्स हैं जो जिनके एटमॉस्फेयर अलग रहता है, जहाँ पे पूरी की पूरी आपके एक्सपीरियंस को वो थीम के मुताबिक चलाया जाता है। जैसे एक रेस्टोरेंट था BJN का, जिसको BJN ग्रुप एक बड़ा ग्रुप था जो अभी शायद एग्जिस्ट नहीं करता, तो उनका एक रेस्टोरेंट था साहिब सिंह सुल्तान। साहिब सिंह सुल्तान वो थे जिन्होंने फर्स्ट ट्रेन इंडिया में दौड़ाई थी, तो उनकी थीम पे वो पूरा रेस्टोरेंट बना गया था। तो पूरा रेस्टोरेंट का एम्बियंस जो है ना वो ट्रेन के जैसा था, तो वहाँ पे ट्रेन की सीटी भी बजती थी। अटायर जो यूनिफॉर्म जो लोगों का था वो ऐसा था कि आपको लगेगा कि कुली आ रहा है या फिर आपको लगेगा कि TT आ रहा है आपका ऑर्डर लेने के लिए। तो थीम रेस्टोरेंट आप इसको जोड़ के देखेंगे, थीम रेस्टोरेंट ऐसे रहते हैं जहाँ पे एक पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो थीम के मुताबिक चलता है और ये चलता है। तो QSR एक है, कैजुअल डाइन है, एक फाइन डाइन हुआ। नाउ कम्स टू द क्लाउड किचन।
क्लाउड किचन जो है अभी ये बहुत पॉपअप हुए हैं जब से फूड एग्रीगेटर्स स्विगी एंड जोमेटो आए हैं, एंड व्हेन उनके पास में जो उनका जो पूरा सिस्टम रहा कि डिमांड और सप्लाई को वो लोग ई कॉमर्स के जरिए से कनेक्ट करके कर रहे थे, तो फिर इसके बाद में डार्क किचन्स का जो है बहुत अच्छा जो है एक्सपीरियंस रहा और बहुत सारे लोगों ने इसमें वेंचर किया और इसमें प्रॉफिट अपना सक्सेसफुल रेशियो जो है वो थोड़ा कम रहा, लेकिन उसकी वजह कुछ और रही। लेकिन क्लाउड किचन को अगर बराबर से एग्रीगेटर्स का सपोर्ट मिले और सपोर्ट किया जाए तो ये क्लाउड किचन जो है बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है और बहुत हैजल फ्री भी है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसमें किया जा सकता है। इस पे मैं थोड़ी देर के बाद में आऊंगा डिटेल में। देन ये था। देन हम लोग अब थोड़ा मूव करेंगे कि फूड स्टाइल एंड पोजिशनिंग ऑफ रेस्टोरेंट। पोजिशनिंग ऑफ रेस्टोरेंट, आपके रेस्टोरेंट्स की पोजिशनिंग जो है वो क्या रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंस इसमें जो है कि आपको जब आप कोई रेस्टोरेंट सिलेक्ट करना चाहेंगे, आपको नॉर्थ इंडियन करना है या साउथ इंडियन करना है या फिर मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट बनाना है या फिर आपको कुछ कैफे करना है, जो तो कंसेप्ट्स हैं और इसमें इंपॉर्टेंट जो रहता है कि आपकी पोजीशनिंग जो रेस्टोरेंट की रहेगी वो क्या रहेगी। तो आप किस हिसाब से अपने रेस्टोरेंट को पोजीशन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है शेफ की और टीम की। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर कोई ये सोचता है कि मैं गोवन स्टाइल का रेस्टोरेंट यानी गोवन रेस्टोरेंट हमको अगर शुरू करना है या फिर उसे पैशन है फिश फूड का या फिर वो ऐसे किसी एक एक्सक्लूसिव टाइप के रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, तो उनको चाहिए रहेगा कि उनकी टीम जो है और उनके जो शेफ है वो उस कल्चर से या उस बैकग्राउंड से या उस सिस्टम से आते हो। हम लोग यहाँ पे कभी कभी मिस कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, मैंने ये देखा है कि केरला का कोई बंदा उठ करके पंजाबी रेस्टोरेंट खोल रहा है और फिर उसके पास में केरला का शेफ है और वो दाल मखनी बना रहा है, तो वो उसमें दाल मखनी में शक्कर डाल रहा है। तो ऐसे 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 बहुत होता है। तो शेफ है वो कुछ भी बना लेगा, ऐसा नहीं होता। तो हम जिस तरह से पोजीशनिंग करेंगे या जिस तरह से हम लोग स्टाइलिंग करेंगे अपनी बिजनेस की, उसमें हमें ये समझना बहुत जरूरी रहता है कि हम लोग क्या दे रहे हैं और उसी तरह से हमारे पास में उसके टीम जो है वो रहनी चाहिए। तो जब मैं टीम की बात करूंगा तो मेरे जहन में सबसे पहले जो आता है वो शेफ आता है। शेफ इसलिए भी आता है कि आपको मैं एक छोटी बात बताऊं कि पहले हमारे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो असर था वो शेट्टी यानी जो यहाँ पे अपने कर्नाटका में उडुपी स्टाइल का जो है, इन लोगों का बहुत दबदबा रहा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, आज भी है और बहुत सक्सेसफुल रहे और कहीं पे ये कहा जाता था कि ये बिजनेस उन्हीं के लिए बनाया है। उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उन लोगों की पूरी कम्युनिटी ने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह चलाया और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, नो डाउट इन दैट। लेकिन कहीं कहीं पे ये होता था कि जिसमें कहावत थी कि मैनेजर को रेस्टोरेंट में किस लिए रखा जाता है। तो वो कहते थे कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कहीं पे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गया, परचेज में प्रॉब्लम आ गया, सेल्स में प्रॉब्लम आ गया, एचआर में प्रॉब्लम आ गया, तो मैनेजर इज देयर टू हैंडल इट। लेकिन आज के दौर में ये कहा जाता है कि अगर मैनेजर है तो प्रॉब्लम होता क्यों है, प्रॉब्लम तो होना ही नहीं चाहिए। अगर मैनेजर वहां है तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैनेजर था, वो पहले का दौर था, लेकिन आज का बात यह है कि अगर मैनेजर है तो प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्यों होता है? इसी तरह से शेफ को जो समझा जाता था पहले वो ये है कि वो अपने रेंज पे अंदर जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन आज के दौर में शेफ वो है जो आपकी क्वालिटी मेंटेन करता है, जो आपकी कॉस्टिंग मेंटेन करता है, और ये दो एस्पेक्ट्स स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे हमने तो शेफ लोगों को यहाँ तक देखा है कि वो डेकर और क्रॉकरी एंड कटलरी का सिलेक्शन भी कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि मेरा जो ग्रेवी है या जो मेरा जो स्टार्टर है या जो मेरा जो डेजर्ट है वो इस तरह की स्टाइलिंग में और इस तरीके से जाना चाहिए। तो शेफ का इन्वॉल्वमेंट आज के दौर में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों को शेफ का सिलेक्शन जो है वो करना चाहिए। अब शेफ आप जब कहेंगे तो इसमें दो टाइप के आज के दौर में शेफ हैं। एक है जिनको हम उस्ताद कहते हैं, जिनके पास में बहुत अच्छा स्किल है, जिनके पास में कुकिंग का बहुत अच्छा टैलेंट है, वो शेफ से भी अच्छा डिश बना सकते हैं, लेकिन क्या वो इसकी कंसिस्टेंसी, क्या वो इसकी टीम को, क्या वो इसकी हाइजीन को मैनेज कर सकते हैं, ये उनके पास में समझ है। मैं जब बचपन में था तो मैं ये देखता था कि अपने किचन में शेफ उस्ताद जो है वो जब बिरयानी बनाते थे या उस्ताद जो है वो चाप या खीमा बनाते थे तो उनके मुंह में बीड़ी होती थी और वो लोग बना रहे हैं और बड़े शौक से, तो उनको कोई पूछने वाला भी नहीं था, बोलने वाला भी नहीं था, और ये समझा जाता था कि ये स्टाइल है। लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे तो शेफ जो है
हम लोग किचन में सोच भी नहीं सकते कि कोई वहां पे स्पिट करे, कोई वहां पे थूके, हम लोग सोच भी नहीं सकते। अपने किचन जो है वो ऐसे रखे जाते हैं, ऐसा क्लीन किया रखा जाता है। तो क्वालिफाइड शेफ होना विद द क्वालिटी ऑफ डिलीवरिंग अ गुड फूड, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उसकी कंसिस्टेंसी, कॉस्टिंग और टीम लीडरशिप का होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो हम लोग तो ये सोचते हैं कि हम लोगों को रेस्टोरेंट शुरू करना है तो इसके लिए मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैनेजर का इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो शेफ है। मैनेजर जरूर इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट मैनेजर का, लेकिन वो किसी और चीज के लिए। तो वो चीज क्या है वो मैं उसमें आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये एक अपनी पोजीशनिंग ऑफ रेस्टोरेंट एंड सिलेक्शन ऑफ शेफ के बारे में ये चीजें थी कि किस तरह से हम लोगों को टीम सिलेक्ट करनी चाहिए या किस तरह से हम लोगों को पोजीशनिंग रेस्टोरेंट की बनानी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द लोकेशन, ये इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन। सर मैंने लोकेशन के बारे में मैं इतना स्पेक्टिकल नहीं हूँ, मेरा मानना अभी भी ये है कि देखिए एक गोवा में रेस्टोरेंट था जिसका नाम था थलासा। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे, गोवा गए होंगे तो कभी उसको एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन अगर मुझे वहां पे सैटरडे नाइट का अगर टेबल बुक करना है तो वो 3 दिन पहले करना पड़ता है। थलासा, गन पाउडर, ये ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं गोवा के अंदर, कम से कम 3-4 रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो इंडिया के जाने माने रेस्टोरेंट्स हैं। मैं जानता हूँ, मैं उनसे मैनेजमेंट से वाकिफ हूँ, मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ, मैं कुछ मार्केटिंग नहीं कर रहा, तो मैं जानता हूँ कि क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे बॉम्बे में, दिल्ली में और बहुत सिटीज में बहुत सारे हैं रेस्टोरेंट जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप थलासा को सर्च करेंगे और आप वहां पे पहुंचना चाहेंगे तो आपको हो सकता है पंजिम सिटी से कम 1 घंटे की जर्नी करनी पड़े। इट इज इन द वेरी रिमोट एरिया ऑफ ये लोकेशन के हिसाब से जीरो, लेकिन फिर भी फूड ऐसा है, मैनेजमेंट ऐसा है कि लोग 2-3 दिन पहले आपको अगर बुकिंग है तो वहां पे मिलता है, नहीं तो आपको टेबल रिजर्वेशन के बगैर अंदर जाने के लिए जगह भी एक अपनी जगह पे ये स्टोरी है। और दूसरा ये भी है कि हमारे लिए लोकेशन इजी भी जरूरी भी है कि कैसे हो। तो नॉट ओनली द लोकेशन, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो मैं कहीं पे मैं ये बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए ये मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी नज़र में मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है या थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको लोकेशन सिलेक्शन के बारे में थोड़ा बताऊं कि पॉपुलेशन जो है बेस पे हम लोग जो है वो सर्वे करते हैं रेस्टोरेंट्स का और देखते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, कितने वहाँ पे यंग जनरेशन है, कितने वहाँ पे रिटायर्ड लोग हैं, वहाँ की स्पेंडिंग पावर क्या है और फैमिलीज का वहाँ पे कैसा ये है। उसके साथ साथ में हम एक्सेसिबिलिटी देखते हैं कि मेरे रेस्टोरेंट को पहुंचने तक या अपने रेस्टोरेंट तक पहुंचने तक के 1 वे तो नहीं है, 2 वे से बराबर से ट्रैफिक आ सकती है और विजिबिलिटी जो है वो बराबर से है। मेरा फ्रंटेज जो है वो 30 से कम 40 फीट का जो है वो रहना जरूरी है, जहाँ से मेरा साइन बोर्ड दिखे, एंड इट शुड बी वेरी वार्म एंड वेलकमिंग साइन बोर्ड होना चाहिए, जिससे देख करके लोगों को लगे कि यस जिस हमें यहाँ पे विजिट करना चाहिए। वेरी अट्रैक्टिव एंड वेलकमिंग विजिबिलिटी एंड उसका जो फ्रंट एरिया जो रहता है, एलिवेशन जो रहता है उतना अच्छा रहना चाहिए। पार्किंग आज के ज़माने में, आज के दौर में वेरी इंपॉर्टेंट के कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसके पास में 2 व्हीलर या कार ना हो, एक कार हो तो फिर भी कम लगता है। तो पार्किंग जो है वो अपने लोकेशन के इसमें अगर जहाँ पे भी आप रेस्टोरेंट बना रहे हैं अगर पार्किंग आपको मिलती है तो वो सोने पे सुहागा है, लेकिन कमर्शियल एरियाज में पार्किंग का मिलना और पार्किंग का होना ना के बराबर होता है, तो हम उससे कुछ गरेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपके लोकेशन में अगर आपको कहीं पे सिट आउट का एरिया मिलता है जहाँ पे आप डाइनिंग करा रहे हैं ओपन एरिया में, या फिर कुछ आपके सामने वरांडा या कुछ ऐसे कुछ है जहाँ पे आप वो ये कर सकते हैं, तो वो भी बात अच्छी होती है। लोकेशन के बारे में भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग बाद में उसमें कवर करेंगे। मैं अब आपको स्टार्टअप से ऑपरेशंस की तरफ लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि रेस्टोरेंट के ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं और जो है इसके चैलेंजेस क्या हैं और हम लोग इसको किस तरह से समझेंगे। लेट मी कम टू द HR पॉलिसीज। मैंने ऑपरेशंस में किसी का अगर स्टार्टअप है तो उसे HR पॉलिसीज को समझना चाहिए, और अगर किसी का बिजनेस चल रहा है तो HR पॉलिसीज के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए। मैं अक्सर अपनी इंडस्ट्री में ये देखा हूँ और सुना भी है मैंने कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, रेस्टोरेंट ओनर को मैंने सुना है कि उनका गिला शिकवा रहता है
अपने एम्प्लॉयज को लेकर के कि मेरा परफॉर्मेंस बराबर नहीं है, मैं इतनी सैलरी देता हूँ, उनका काम बराबर नहीं होता, और मैं बराबर से मुझे रिपोर्टिंग नहीं है, और परफॉर्मेंस जो है वो गलत है, गंदा है। और सेम टाइम पे मैंने एम्प्लॉयज के मुंह से भी सुना है कि वो बोलते हैं कि नहीं हमारा मैनेजमेंट बराबर नहीं या हमारा ओनर बराबर नहीं। तो ये जो दोनों तरफ की चीजों में जो गैप है, इसको सुलझाने के लिए, इसको समझाने के लिए और इसको एक तरह करने के लिए एचआर पॉलिसीज ही एक ऐसा तरीका है जिसको हम लोग अडॉप्ट करके ये पॉलिसीज को जो है स्ट्रांग बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास में रिक्रूटमेंट हमारा स्ट्रांग बने, लोग हमारे पास में काम करने के लिए आए, और जो लोग हमारे पास में काम कर रहे हैं वो लोग लंबे समय तक हमारे साथ में काम करने के बारे में सोचे, और जो लोग हमारे साथ में लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ग्रोथ भी मिले, उनको प्रॉपर उनका जो डेजिग्नेशन या उनका जो करियर का जो है उसको एक एस्केलेट भी मिले, थोड़ा वो लोग आगे भी बढ़े। तो मैन पावर एचआर के पॉलिसीज में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग असर्टेन करते हैं या कैलकुलेशन करते हैं कि किस तरह से कितने एक रेस्टोरेंट में मैन पावर की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट के अंदर अक्सर लोग समझते हैं कि मेरे पास में प्रोडक्शन का स्टाफ है और मेरे पास में सर्विस का स्टाफ है तो ये काफी है, लेकिन इनको छोड़ करके भी एक दो तीन चीजें ऐसी रहती हैं, या इनके अंदर भी एक दो तीन चीजें ऐसी रहती हैं जो आपको प्रॉपर इवेल्युएट करना चाहिए। एक हायरार्की आपके पास में रहनी चाहिए कि मेरे पास में अगर प्रोडक्शन है तो इसमें मेरा ग्रेडेशंस क्या है, मेरे उसके अंदर लेवल्स कौन कौन से हैं, अगर सर्विस में है तो उसके अंदर ग्रेड्स कौन कौन से हैं और लेवल्स कौन कौन से हैं। और एडमिन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि किस तरह से आप लोगों को एडमिन जो है, छोटा रेस्टोरेंट हो या बड़ा हो, अगर छोटा रेस्टोरेंट है तो एडमिन खुद ओनर को ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो करना पड़ता है, जहाँ पे अकाउंट्स हो या चार हो या ऑपरेशन की बहुत सारी चीजें वो करनी पड़ती हैं, या फिर एडमिन का एक प्रॉपर सिस्टम अपने पास में रखा रहना चाहिए जहाँ से हम लोगों को रिपोर्ट्स बराबर से मिलती हैं और हम लोग वो रिपोर्ट के जरिए से अपने डिसीजंस जो हैं वो लेते हैं। तो हायरार्की जो है ये इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि जहाँ पे ये अक्सर ऐसा होता है कि हायरार्की के इसमें कि मैंने ये देखा है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर कि एक कंप्लेंट हमारे पास में आता है कि हमारा फूड जो है वो सर्विस हमने मेनू में लिखा है कि 20 मिनट में सर्विस दे देंगे, लेकिन कभी कभी हमें आधा घंटा लग जाता है, कभी कभी भी 40 मिनट लग जाता है कि हम लोग टेबल पे अपना डिश पहुंचने तक या बनने तक, और इसका जो है कोई इलाज नहीं है। तो हम लोग सीधा इसमें ब्लेम जो है वो शेफ पे कर देते हैं और शेफ को बोलते हैं कि क्या है आप लोगों को, आप सही से काम नहीं कर रहे। और बहुत जगह ऐसा होता है कि शेफ बेचारा अपना काम करते रहता है, लेकिन उसको ये इल्जाम और इसको ये सहना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी दिल आजारी हो जाती है। अब ये हायरार्की का इसमें क्या रोल है? हायरार्की का रोल कि अगर शेफ के पास में प्रॉपर हैंड्स रहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो 40 मिनट जो लग रहे हैं, जहाँ पे हमने 20 मिनट का तय किया था, वो 40 मिनट इसमें क्यों लग रहे हैं। इसमें शेफ की गलती है या शेफ को जो असिस्ट करने वाले लोग हैं, जिसमें परचेज इन्वॉल्व है, जिसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, जिसमें कॉमी 3 कॉमी 2 का जो रोल है वो इन्वॉल्व है, उसकी वजह से लेट हो रहा है। अगर हायरार्की नहीं रहेगी तो हम लोग प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। तो हायरार्की बनाना तो एक अलग बात है, लेकिन हायरार्की के ऑब्जेक्टिव्स और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए ये भी हमारे जहन में रहना चाहिए। तो ये था कि हायरार्की के इसमें जो वजह रहती है बनाने की जरूरत रहती है। हायरार्की का एक अपना एक स्टैंडर्ड है जो इंडस्ट्री में चलता है, वैसे अपनी जरूरत के मुताबिक से भी हम लोग उसको थोड़ा मोल्ड करके QSR में अलग बना सकते हैं, कैजुअल डाइन में अलग बना सकते हैं, फाइन डाइन में अलग बना सकते हैं, और बाकी इसमें अलग बना सकते हैं। एक है सैलरी स्ट्रक्चर और एक है पे स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर जो रहता है वो कंपनी के लिए रहता है, यानी ये आपके पूरे सिस्टम में आप क्या करेंगे कि मेरा सैलरी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जैसे आप डिफाइन करते हैं कि मेरे पूरे कारोबार के अंदर 20% या 22% जो है वो मेरा HR का कॉस्ट रहेगा। अब वो 20 और 22 और 20% के अंदर आप डिफाइन करते हैं कि कितना मेरा कैश इन हैंड जाना चाहिए या मुझे सैलरी उनको देनी चाहिए, कितना मेरा PF, कितना मेरा ESI और कितना % जो है मैं अपने फूड पे खर्चा करूंगा स्टाफ के, और कितना % मैं उनके बाकी के एम्यूनिटीज के लिए खर्चा करूंगा। तो ये होता है एक सैलरी स्ट्रक्चर जो कंपनी के लिए बनता है। पे स्ट्रक्चर जो बनता है वो एम्प्लॉय के लिए बनता है कि आप एक स्ट्रक्चर एक पे कर रहे हैं कि मेरा जो है एक एम्प्लॉय वो मेरा लोकल है, तो मुझे उसे होम अलाउंसेस देने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसे होम अलाउंसेस नहीं दूंगा। लेकिन एक मेरा एम्प्लॉय है जो बाहर से आया है और मुझे उसे होम अलाउंसेस देने पड़ते हैं। एक मेरा एम्प्लॉय है जो मार्केटिंग में काम करता है या फिर परचेज में काम करता है, तो मुझे उसे
उसके पेट्रोल का या फिर कुछ और भी देना पड़ेगा। तो पे स्ट्रक्चर जो बनता है वो एम्प्लॉय के लिए बनता है। उसके बाद में जॉब डिस्क्रिप्शन एक चीज है और एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर ये एक चीज है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको इसको शॉर्ट में बताऊं तो जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि क्या करना है, आप बंदे को ये बताते हैं कि तुझे क्या करना है, और एसओपी ये चीज है कि वो कैसे करना है ये भी डिफाइन करते हैं। जैसे एक रेस्टोरेंट ये है कि जहाँ पे मैं बोलता हूँ ये डिसाइड करूंगा कि भाई वेटर जो है या स्टीवर्ड जो है वो फर्स्ट कस्टमर को वेलकम करने के बाद में एक उसका स्टाइल है कि पहले वो पानी दे, उसके बाद में मेनू दे, उसके बाद में ऑर्डर ले, और उसके बाद में जो है डिनर स्पून, डिनर प्लेट्स और ये पूरा टेबल सेटअप करे। एक एसओपी हो जाएगा। स्टीवर्ड है उसको पता है कि मुझे सर्विस करना है, उसका एक एसओपी ये बना है। कहीं कहीं पे ऐसा है कि टेबल जो है प्री सेट में रहता है, कहीं पे बुफे का रहता है तो टेबल प्री सेट में रहता है, तो वहां पे एसओपी अलग हो सकता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन एसओपीज इंडिविजुअल हर एक बंदे का डिफाइन होना चाहिए और डिफाइन करना चाहिए, और एसओपीज उसके साथ में अटैच रहने चाहिए। इसके बाद में और केपीआई और केआरआई अलग अलग हैं, वो थोड़ा फाइन लेवल पे चला जाता है, वो एक तकनीकी और तकनीकी पॉइंट्स हैं, तो मैं उसे उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं करूंगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन एसओपी ये एक दो छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो हमें जहन में रखनी पड़ती हैं। इसके बाद में एक चीज है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस अबाउट द वर्क। ट्रेनिंग के लिए अभी जो मॉडल्स बने हैं जो रेस्टोरेंट्स में चल रहे हैं, इसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाए। और ट्रेनिंग का पॉइंट जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि आप कुछ नई चीज सीखते हैं, उसे आप अपने टीम को बताते हैं और उसके ऊपर उनको ट्रेन करते हैं। आपके अंदर कुछ नई चीज करने का मैनेजमेंट में आता है कि हम लोग नई चीज करेंगे, तो उसका प्लान बनता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में ये ऐसा नहीं होता कि मैंने कुछ सोच लिया और चलते चलते मैंने स्टाफ को बता दिया कि संडे है हम लोग ये करेंगे और वो हो जाती है, ऐसे नहीं होता। तो इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग का एक ये रहता है। ये चीज को हमें जहन में रखना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, और हम लोग ये कहीं पे नहीं कर पाते। और इसके नहीं करने से जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेश लाइम सोडा एक ये है जो मेरे साथ में जो हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे एक रेस्टोरेंट में मैं गया, आई ऑर्डर्ड अ फ्रेश लाइम सोडा, एंड जैसे ही वो मेरे पास में आया तो मुझे उसमें लगी कुछ गड़बड़। तो मैंने शेफ को बुलाया और मैंने बताया कि इसमें कुछ गलती है। तो उसने ताबड़तोड़ स्टाफ को बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ये है और गलती होगी। मेरे सामने फ्रेश लाइम सोडा दूसरा बन के आया, मैंने पिया, मुझे लगा ठीक है। 2 दिन के बाद मैं वापस गया, मैंने फिर फ्रेश लाइम सोडा का ऑर्डर किया, तो फिर वही गलती रिपीट हुई जो 2 दिन पहले हुई थी। तब मुझे लगा कि ट्रेनिंग कहीं पे काम नहीं कर रही है। और मैंने जब अपने सीनियर्स के साथ में, जो मेरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बाहर के लोग हैं, उनके साथ में मैंने जब डिस्कस किया तो उन लोगों ने मुझे बताया कि ट्रेनिंग का मॉड्यूल जो है L&D में आप टर्न कीजिए इसे। मैंने बोला कि L&D क्या है? मैंने बोला कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट में ट्रेनिंग का HR के साथ में एक सब्जेक्ट जोड़ा गया, जहाँ पे ये हुआ कि फ्रेश लाइम सोडा जितने भी मेरे 11 रेस्टोरेंट थे उन सबके पेंट्री के शेफ लोगों को बुलाया गया, सामने फ्रेश लाइम सोडा उनके बनाया गया, और फिर उनको बताया गया कि आप एक एक और ये फिर सबको टेस्ट कराया। फिर उनको बताया गया कि आप एक एक जो है फ्रेश लाइम सोडा बनाइए और हमको दिखाइए सेम। इसमें 11 लोगों ने बनाया, किसी के अंदर 10% मिस्टेक थी, किसी के अंदर 20% मिस्टेक थी, किसी के अंदर 30% मिस्टेक थी। फिर उनको वापस करवाया गया। तो ये कम से कम पूरे दिन में 15 से 20 बार ये उनके सामने दोहराया गया, तब जाकर के कहीं पे 16 या 17वें सैंपल में ये सामने आया कि सबका फ्रेश लाइम सोडा जो है एक जैसा बन रहा है। तब मुझे ये समझ में आया कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये जो बड़े बड़े होटल्स में, स्टार होटल में सबसे बड़ा इसमें एग्जाम्पल जो मैंने ये सीखा था, ताज के HR जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया था, बहुत कारगर लगा। जब मैंने आगे जाकर के उनसे पता किया तब मुझे मालूम पड़ा कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज कंपल्सरी, एक उनका इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये करवाया जाता है। और उन्होंने कैसे जोड़ा है उसे, वो ऐसे जोड़ा है कि उनके पास में कोई कंप्लेंट आता है कि मेरे एक स्टीवर्ड ने उनको किसी कस्टमर के साथ में गलत बात की, तो इमीडिएटली वो स्टीवर्ड को लर्निंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम में डलवाते हैं, और वहां पे उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, जहां से उसके दिमाग से, उसके दिल से और उसकी प्रैक्टिस से, उसके अमल से ये गलती को दूर किया जाता है। इतना बड़ा सिस्टम तो हम लोग नहीं लगा सकते, लेकिन अगर इसको शॉर्ट करके, अगर इसके इंपॉर्टेंस को हम समझ ले तो हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम अपने जहन में बना करके ये अपने एम्प्लॉइज के साथ में हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो
एम्प्लॉयज के साथ में एक्सपेक्टेशन जो अपनी कंपनी के रहती हैं वो अगर क्लियर हो जाए और उसको हम लोग ट्रेनिंग के साथ में, हायरार्की के साथ में, पे स्ट्रक्चर के साथ में, जेडी एंड एसओपीज के साथ में अगर उनको हम पूरी तरह से बता दें कि हमारी एक्सपेक्टेशन, कंपनी की एक्सपेक्टेशन एक एम्प्लॉय के साथ में क्या है, और उसी वक्त पे हम लोग सामने रखेंगे उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी पूरी करके दे रही है, कंप्लीट करके दे रही है, तो इसका एक जो मेल रहेगा वो बहुत अच्छा बनता है। और इसमें मैं कसम खा के कहने को तैयार हूँ कि इसमें जो इस्लामी तरीका है इससे अच्छा तरीका और कोई हो नहीं सकता। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, जहाँ पे ये बताया गया है कि आपको किस तरह से एम्प्लॉयज के साथ में शेयरिंग जो है वो करनी चाहिए। तो आप अगर इसमें थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको अच्छी तरह पता चलेगा और आप उसे मालूम कर सकते हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि एम्प्लॉयज जो है ना वो कभी काम नहीं छोड़ते, वो अपने मैनेजर को या कंपनी को बदलते हैं, उनको दूसरी जगह जाके काम करना पड़ता ही है। तो अगर कहीं पे आपके पास में वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्या मिस्टेक रहती है, बड़ी बड़ी जो सॉल्व नहीं कर सकते वो तो सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें रहती हैं जिसको हम लोग ये पॉलिसीज के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये शुरू करते वक्त में या ऑपरेशन में हम चीजों का ध्यान रखें तो एक बड़ा जो सब्जेक्ट है कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, कंसिस्टेंसी इन सर्विस, हम लोग रिटेनरशिप ऑफ एम्प्लॉयज के जरिए से इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द बजट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेस्टोरेंट के बिजनेस में कितना होना चाहिए? निसार भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर मैं कहीं पे लंबा जा रहा हूँ, वक्त कहीं पे ज्यादा हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसे हैं, थोड़ा ज्यादा लग जाता है। यू कैन गो ऑन। या ठीक। तो बजट का एक ये है कि बजट इसमें कैसे किया जाना चाहिए और क्या जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो बजट में ये होता है कि जो मेरा तजुर्बा रहा है उसमें मैंने ये देखा है कि अगर आप कैजुअल डाइन में जा रही हैं, एक छोटा QSR भी बना रहे हैं, तो आपका बजट 40 से 50 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये बजट जो है आपको आपके ROI का जो सेगमेंट है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रहता है, इस पे ज्यादा लोड नहीं आएगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं, करोड़ों में चले जाते हैं, और उसका लोड जो है वो डेफिनेटली कस्टमर पे आएगा, आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी, या उसका लोड जो है वो कॉस्ट कटिंग पे हो जाएगा और आपकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो एक सिंपल फिजिबिलिटी स्टडी जो की जाती है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा ऑफरिंग्स क्या होंगी और हमारी कॉस्टिंग्स क्या होंगी, कॉम्पिटिटर्स के साथ में हम किस तरह से अटेंड करेंगे, और किस तरह से हम लोग अपने कॉस्टिंग्स के अंदर अपने बजटिंग्स जो भी हैं, ऑपरेशन कॉस्ट जो भी हैं, उसे किस तरह से हैंडल करेंगे। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 40 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट आप बना सकते हैं। इससे अगर ज्यादा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो लोड जो है वो या तो कस्टमर पे चला जाएगा, या वो लोड जो है वो कॉस्ट कटिंग के नाम पे क्वालिटी को हिट करेगा। किचन, रेस्टोरेंट, मार्केटिंग एंड वर्किंग कैपिटल, ये जो है आपके बजट में इन चारों चीजों के लिए अच्छी तरह से जगह रहनी चाहिए कि आपको रेस्टोरेंट पे, इंटीरियर पे, सेटअप पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किचन के डिजाइन के लिए, किचन के इक्विपमेंट्स के लिए, किचन के इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मार्केटिंग पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एंड वर्किंग कैपिटल पे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये डिफर हो सकता है प्लेस टू प्लेस, एंड आपकी जो टीम रहेगी उनसे आपको जो रिक्वायरमेंट मिलेगी उसके हिसाब से, इसलिए मैंने इसका कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज नहीं बनाया। ये बदल सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। मार्केटिंग अगेन बड़ा सब्जेक्ट है आज के जो दौर में। अवेयरनेस इन पोटेंशियल कस्टमर बिफोर यू लॉन्च योर बिजनेस अबाउट योर USP इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अभी मार्केटिंग जो है वो इतनी महंगी नहीं है जितनी पहले होती थी, और जैसे पहले की मार्केटिंग में या तो हमें होर्डिंग लगाना पड़ता था, या तो हमको बैनर्स करने पड़ते थे, या न्यूज़पेपर में हमको जो है वो मार्केटिंग करनी पड़ती थी। लेकिन अभी इतना जो है वो बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म आने की वजह से आपके पास में बहुत अच्छा मार्केटिंग टूल आ गया है, जहाँ पे आप अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं और उन तक अपने प्रोडक्ट के, अपने सर्विसेज के बारे में, अपनी USPs के बारे में उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे निसार भाई ने कहा कि कल आपका एक मार्केटिंग का भी सेशन है, तो उसमें ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से कवर हो सकता है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, लार्ज कवरेज रहता है, इंस्टेंट कम्युनिकेशन रहता है। एक अच्छी इसके अंदर बात यह है कि हम लोग जहाँ पे CRM, कस्टमर रिलेशनशिप की मैनेजमेंट की जहाँ पे बात करते हैं, इस वक्त में ये बहुत अच्छी तरह से
जो है वो सामने आ रहा है और समझ के आ रहा है और खुल करके आ रहा है। इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी थोड़े हैं, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा। जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उस पर ही, कि आप जब अपने कस्टमर तक अपनी सर्विसेज को या अपने ऑफरिंग्स को लेकर के मार्केट करते हैं, और जब कस्टमर आपको आकर के दे एक्सपीरियंस योर फूड, दे एक्सपीरियंस योर सर्विसेज, तो उसी पेज के जरिए से, उसी लिंक के जरिए से वो आपके साथ में कहीं जुड़े रहते हैं, कि वो अपने रिव्यूज और अपने कंटेंट और अपने जो सुझाव जो रहते हैं वो आपको देते हैं। एंड मार्केटिंग का एक इम्पोर्टेंट इसलिए भी ये है क्योंकि आजकल सारे डिसीजंस जो कस्टमर्स जो करते हैं वो किसी तरह से मोबाइल से या अपने मीडिया से, जो जिस प्लेटफॉर्म पे वो हैं उससे वो लिंक है पूरी अच्छी तरह से। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इज उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन मार्केटिंग के लिए अपने सोशल मीडिया में अभी गूगल है या फिर फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ऐसी कोई जुड़ी हुई चीजें हैं, इन चीजों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी एजेंसीज भी इसमें है जो इसमें आपको आवाज लाठी में आवाज नहीं है, शोर। सेटअप के बारे में मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में ये करूंगा कि किचन के जो सेटअप्स रहते हैं, जब आपकी बजटिंग अच्छी हो जाती है, लोकेशन आपके हाथ में आता है, आपकी मार्केटिंग पूरी सेट हो जाती है, तो सेटअप में किचन एंड किचन के इक्विपमेंट्स का एक प्रोसेस है कंप्लीट, जिसमें आपको समझना पड़ता है कि आपका क्विजिन कौन सा है, उसके हिसाब से आपको किचन के इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। नए मार्केट में भी अवेलेबल हैं, रीसेल मार्केट में भी बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, जो कस्टमाइज हैं वो भी हो जाते हैं। तो आपको किचन के इक्विपमेंट का प्रोसेस जो है वो अच्छी तरह से समझना चाहिए। इसमें प्रोसेसिंग एक चीज रहती है और प्रिपरेशन एक चीज रहती है, तो ये दोनों के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं। जो है उसका जो है आपको स्टडी और उसकी नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए। लार्ज इक्विपमेंट एंड स्मॉल इक्विपमेंट आपके इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासवेयर, इसका एक बहुत बड़ा लार्ज जो है उस सिलेक्शन का इसमें एक लार्ज जो है वो क्रॉकरी, कटलरी, ग्लासवेयर में लार्ज आपके सामने एक बहुत बड़ा पूल है जिसमें से सिलेक्शन आपको करनी पड़ती है। वो भी आपके थीम को, आपके रेस्टोरेंट को, आपके इसका रोटेशन या आपका जो यूजेज जो रहता है वो कितना डेलिकेटेड है, कितनी अच्छी तरह से आपका इसका मेंटेन करने का सिस्टम है, इसके हिसाब से बनाना चाहिए। मैंने बहुत अक्सर ये देखा है कि कहीं पे हम लोग देख के आते हैं, मेरे एक फ्रेंड थे, उनका रेस्टोरेंट था, उनके रेस्टोरेंट में मैं एक बार गया और उनका देखा कि क्रॉकरी, कटलरी उन्होंने पूरा का पूरा जो है वो कॉपर का करके रखा है। मैंने बोला कि भैया तूने चेंज क्यों किया? तो उसने बोला कि शायद ऐसे ऐसे फलाना फलाना, मैं एक रेस्टोरेंट में गया था, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस हैविंग द फूड इन मेटल वेयर एंड ऑल। तो बोला कि बढ़िया, ठीक है, लेकिन ये कॉपर को मेंटेन करने का तेरे पास में कुछ सिस्टम है, कुछ तरीका है, कुछ क्या है? तो मुझे बोला कि इसमें भी कुछ मेंटेन करने का तरीका रहता है, सिस्टम रहता है। बोला कि हाँ, अभी एक हफ्ते 10 दिन में इसका कलर चेंज हो जाएगा, इस पे जो है स्पॉट्स आ जाएंगे, तो तुझे इसका मेंटेन करने का वो कुछ सिस्टम अपने पास में रहना चाहिए। अगर वो सिस्टम तू ला करके रखेगा भी तो उसकी एक कॉस्ट रहेगी कि आपको मेंटेन करने के लिए उसकी कॉस्ट है, तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो ये सारी चीजें रहती हैं जहाँ पे आप किचन के इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे या सर्विस के रेस्टोरेंट्स के इक्विपमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, तो इन सारी चीजों का आपको उसमें ध्यान जो है वो रखना चाहिए। ये डिफर करती हैं प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन एंड इन्वेस्टमेंट और आपकी जो थीम है उसके मुताबिक। इंटीरियर्स हैं, एक्सटीरियर हैं, तो ये भी दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपके कस्टमर के एक्सपीरियंस में जो है वो एनहेंसमेंट करती हैं। और जो है वो बोलते हैं कि फूड जब रहता है, खाना जो रहता है, तो उसके साथ में माहौल का भी जो है वो असर बहुत रहता है। तो आप इंटीरियर में आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीजें वो की जाती हैं कि किस तरह से इंटीरियर को इतना इन्फ्लुएंसिव बनाया जाए कि वो कस्टमर के एक्सपीरियंस को डिलाइट करे। सेटअप में इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सॉफ्टवेयर्स की। अब जब ये सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर्स का आता है तो ये इट इज रिलेटेड विद द ऑपरेशन। तो अभी तो बहुत सारे ईआरपी के मॉडल, मैंने अक्सर ये देखा है कि सॉफ्टवेयर्स को लेकर के बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो थोड़ा ये सोचते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत महंगा है, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पॉइंट ऑफ सेल के सॉफ्टवेयर 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आज अवेलेबल है।
CRM के सॉफ्टवेयर 3,000 रुपया 2,000 रुपया पर मंथ के, उस पर बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर, लेकिन एक फुकदान है, एक लोग ये समझते हैं कि ये बहुत कॉस्टली है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें जाने के बाद में बहुत सारी चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और हमारा जो डेटा है वो बाहर चला जाएगा और उससे उनको नुकसान पहुंचेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं रहने की वजह से, ये चीजें नहीं रहने की वजह से ये हो सकता है कि आप खुद, आपके पास खुद भी एक बिजनेस की क्लैरिटी नहीं हो सकती। एक सिस्टम है जो मेरे ख्याल से हर एक बिजनेसमैन जो है वो करता होगा, वो चाहे पेपर पे करे या अपने दिमाग के अंदर करे, लेकिन करता तो जरूर है। वी कॉल इट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये होता है कि जब तक मेरे पास में ये रिपोर्ट बन करके नहीं आती जिसमें पूरा बताया गया है कि आपने रेस्टोरेंट शुरू करते वक्त में जो पैरामीटर्स लगाए थे, आपने सेल्स की बजटिंग की थी कि मंथ टू मंथ, सीजन टू सीजन मेरा इतना सेल्स बढ़ना चाहिए, इतना सेल्स होना चाहिए। आपने बजटिंग की थी अपने एक्सपेंसेस की कि मेरे एक्सपेंसेस मंथ टू मंथ, सीजन टू सीजन चेंज होने चाहिए। ये हुए या नहीं हुए, इसका एक MIS का एक सिस्टम बनता है जहां पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए से वो आपके सामने आता है। तो आपको ये समझ में आता है क्लैरिटी कि मेरा सेल जो था, मैंने सोचा था कि 10 लाख का होगा लेकिन 8 लाख का हुआ है, या मैंने 10 लाख का प्लान किया था, चलो 12 लाख हुआ है। या फिर मेरे बाकी के जो एक्सपेंसेस थे वो मैंने कोशिश की थी कि वो 75 या 80 के अंदर रहे, जो बढ़ करके 90 चली गई हैं या 95 चली गई हैं। तो एक सिस्टम रहता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो डेटा वो चीज है कि जो भी डेटा, जैसे सेल्स आप कुछ कर रहे हैं या कुछ आप परचेज कर रहे हैं या कोई भी लेन देन आप कर रहे हैं, तो यू आर क्रिएटिंग द डेटा फॉर इट। आप डेटा बना रहे हैं, आप एक पीछे उसकी तारीख जो बोल सकते हैं, हिस्ट्री जो है वो बना रहे हैं। तो आपके पास में जब डेटा आपका मुकम्मल हो जाता है तो वो डेटा इस फॉर्मेट में आपके पास में रहना चाहिए कि आप उसको पढ़ करके इंफॉर्मेशन निकाल सकें बाहर। सिंपल, जैसा हम सैंपल्स अपने हेल्थ चेकअप में ब्लड के या फिर दूसरे कुछ सैंपल्स वगैरह देते हैं, तो उसका डेटा जिस तरह से बन करके आता है, इस तरह से ही आपका डेटा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह से इसको रीड करके, आप अगर कहीं पे अपने सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो सेल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी परचेज में कुछ गड़बड़ है या आपकी परचेज में कुछ गलत हो रहा है, तो आपको डेटा से समझ में आना चाहिए कि आपका जो टारगेट था वो इतना था लेकिन इससे ज्यादा हो गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आपने जो परचेज किया था उसका यील्ड इतना % आना था लेकिन उससे कम आया है, उससे ज्यादा आया है, तो आपके इसमें कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह से डेटा जो आपके पास में आना चाहिए, अगर वो डेटा आपके पास में आएगा तो आप उसमें अच्छा सा डिसीजन ले सकेंगे। और ये डेटा आपके पास में आने के लिए आज के दौर में मैन्युअल काम करना मुश्किल है, मेरे ख्याल से एक सर्टेन एक्सटेंट अगर बिजनेस बड़ा है तो इम्पॉसिबल भी है। तो इसके लिए आपके पास में सॉफ्टवेयर रहना जरूरी है। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आपको बिजनेस में हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले है पॉइंट ऑफ सेल्स, उसके बाद में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM, उसके बाद में HRM ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद में SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड इन सबको जो आपको टैली करने के लिए अकाउंट में डाल करके इन सबको इवेल्युएट करने के लिए जो टैली का सॉफ्टवेयर रहता है। तो पॉइंट ऑफ सेल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन SCM एंड टैली, ये बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो एक रेस्टोरेंट में बहुत कारगर और बहुत जरूरी इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप अगर रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं या आप रेस्टोरेंट्स में इन्वॉल्व हैं, तो आपको ये सॉफ्टवेयर अगर आपके पास में है या तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अंदर इन डिप्थ में जाकर के, इसके मैनेजमेंट में जाकर के आप इसका बहुत अच्छी तरह से फायदा उठा सकते हैं और इस तरह से आप अपने हायरार्की में और अपने मैनेजमेंट में इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। You have time for questions also. Questions के लिए भी थोड़ा टाइम देना चाहिए सर। जी। तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन चालू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं वही देख रहा था कि टाइम जो है वो लंबा जा रहा है, तो मेंबर्स भी ये होते होंगे। आपको अगर कुछ क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं, पूछना है तो पूछ सकते हैं। Anybody who wants to ask a question can raise his hand, तो आपको मौका दिया जाएगा सवाल पूछने का। हाँ जी, मेरे को लगता है, हेलो बोलो। यस सर, हेलो, कैन यू हियर मी? नहीं, इरशाद भाई को हमने बहुत कम वक्त दिया, उनके पास टॉपिक बहुत ज्यादा है एंड 1 घंटे में ये टॉपिक नहीं हो सकता। मेरे को लगता है कि आई विल रिक्वेस्ट मुस्लिम,
मुस्लिम चेंबर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको कुछ वक्त दो, 4-5 सेशन लो इनके साथ में, तो मे बी वील बी एबल टू अंडरस्टैंड. ही हैज पुट इट एवरीथिंग इन अ नटशेल. He has done a very good job. I had been to his restaurant in Belgaum. I know hospitality जो इस्लाम का बेसिक रूल है वो उनके वहां है. तो मैं चेंबर को रिक्वेस्ट करूंगा कि give him about 4-5 session and he can speak on only one subject for a time. So justice will be done. I know his restaurant is doing very good. We have done that thing. Thank you, sir. Thank. Anybody else wants to ask a question? There is a small announcement before you go for a question, Pirbhai. Yes. Tomorrow we have a digital marketing program webinar, which will be presented by Dr. Sumayya, who is the daughter of Daud Khan, one of our own members. This is at 5 p.m. in the evening tomorrow, so please attend and let many people, students who want to take it up a career, should attend this program. She will be speaking from London. Yes, Pirbhai, go ahead with your question. My question is about the Restaurant Education and Catering Institute जो आप चलाते हैं, उसके ताल्लुक से कुछ और थोड़ा सा मालूमात दीजिए. Sorry sir, sorry I missed you. आपका रेस्टोरेंट एजुकेशन एंड केटरिंग इंस्टीट्यूट चलता है ना, आप चलाते हैं बेलगाम. जी. तो उसके ताल्लुक से कुछ ज्यादा मालूमात चाहिए कि किस किस्म की डिग्री या किस किस्म के कोर्सेज आप चला रहे, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है. जी सर, मेरा डिग्री का ये नहीं है, इट इज़ अ डिप्लोमा का मेरा है, NSDC से अप्रूव्ड है एंड इंटरनेशनल मेरे पास में एक सर्टिफिकेशन है कॉल्ड एली. तो ये 2 पे हम लोग चलाते हैं. इसका आप शॉर्ट में अगर समझें तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जो गैप है प्रोफेशनलिज्म का, इसको देखते हुए हमने ये इंट्रोड्यूस किया था कि कहीं पे ऐसा वक्त आ गया था एक दफ़ा पे कि प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं था. तो हमारे पास में ऐसा कोर्स है जो प्रैक्टिकल बेस जो है वो ज़्यादा है, थ्योरी इसमें कम है. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे आते हैं जो लास्ट बेंच के हैं, तो लास्ट बेंच परफॉर्मेंस इसमें ज़्यादा आते हैं. 1 साल के बाद में हम उनको जो है वो जॉब प्रोवाइड करते हैं. तो ये एक NSDC अप्रूव्ड कोर्स है. इट्स अ डिप्लोमा नॉट अ डिग्री. 1.5 ईयर कोर्स है ये. तो आपको मैं इसका डिटेल जो है आप अपना ईमेल शेयर कर देंगे तो मैं आपका इसका डिटेल पूरा आपको प्रोवाइड कर दूंगा. एक और क्वेश्चन है. कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? या प्लीज गो अहेड सर, बोलिए. हाँ, ये आपने शेट्टी लोगों का जिक्र किया, यानी जिसको हम उड़पी रेस्टोरेंट्स कहते हैं जी. तो उड़पी रेस्टोरेंट में और हमारे मुस्लिम मैनेज रेस्टोरेंट में मुझे सबसे जो गहरा फर्क नजर आता है कि इनका हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस होता है उड़पी रेस्टोरेंट में, और मुस्लिम रेस्टोरेंट में आपको बेसिन में भी ना नींबू के छिलके मिलेंगे, गोश्त के छिलके मिलेंगे, और वो अपना गार्गल करेंगे, मुंह धोएंगे. तो ये इसके ताल्लुक से आप किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं आपके खुद के रेस्टोरेंट के? जी सर, मेरे रेस्टोरेंट में हाउसकीपिंग का एक डिपार्टमेंट है जिसपे हम लोगों ने तकरीबन जो मेरा 500 करोड़ का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे तकरीबन 12 लड़के हैं जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू द हाउसकीपिंग, और फ्लोर क्लीनिंग से लेकर के वॉशरूम्स का क्लीनिंग वगैरह पे इनका बाकायदा इनका प्रेजेंस रहता है और इनका शेड्यूल है जिसमें वो हमेशा इसके पीछे लगे रहते हैं. तो वही है, आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे. सफाई जो है वो निस्फुल ईमान है, तो आधा ईमान है, तो इस पे भरोसा भी होना चाहिए. बोलने से तो होने वाली चीज़ है नहीं, इसको करने की चीज़ है. तो उस पर अगर थोड़ा वक्त देंगे, थोड़ा पैसा खर्चा करेंगे तो हो जाएगा. हाउसकीपिंग का एक बड़ा सब्जेक्ट है, वो अलग चीज़ है. महबूब भाई प्लीज. महबूब भाई पूछिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और पूछिए. महबूब भाई. हेलो. यस, गो अहेड. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हाँ, इरशाद भाई, ये रेस्टोरेंट में मतलब हम तो ट्रैवल लाइन वाले हैं बंदे, तो हमारा सब सैलरी स्ट्रक्चर जो रहता है वो क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस नंबर ऑफ इयर्स के ऊपर रहता है. तो ये इसमें सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहता है? मतलब कैप्टन्स को, स्टीवर्ड्स को, शेफ को, मैनेजर्स को, क्या मतलब ऐसा जनरल एक टेंडेंसी?
अगर देखेंगे कि कैप्टन हो या फिर स्टीवर्ड हो, इसमें भी 3-4 आते हैं कि जैसे आपके पास में कैप्टन में भी कोई है तो अप्रेंटिस में भी आपके यहाँ पे हो सकता है, आपके यहाँ पे वो ट्रेनिंग में भी हो सकता है, या आपके यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है, परमानेंट में भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स। अभी जो कैप्टन का जो ये है वो 13 to 15,000 का जो है कैप्टन्स का जो है वो सैलरी है। ये हमारे रेस्टोरेंट्स की बात बता रहा हूँ। स्टीवर्ड्स आर बिटवीन 10 to 12। तो ये है। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास में कैप्टन का पोस्ट पे लड़का है, लेकिन ही इज वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी मतलब प्रोफेशनल बंदा है, तो हम लोग कभी कभी उन लोगों को 18 और 20 भी देते हैं, क्योंकि वो उसका डेडिकेशन और उसका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहता है। तो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बने हुए हैं। एक तो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं जहां पे आपको लेबर डिपार्टमेंट से मिल जाएंगे कि मिनिमम वेजेस में इतना आपको करना है। दूसरा जो है वो एक मार्केट में एक डिमांड चलते रहता है जिसके ऊपर ये स्टाफ का रोटेशन और स्टाफ का जो है एम्प्लॉयमेंट होता है। बट फॉर मी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम लोग जब बजटिंग करते हैं उस जहाँ पे हम लोग सैलरी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा प्रोडक्शन सैलरी प्रोडक्शन में कितना जाएगा, सर्विस में कितना परसेंट रहेगा, और उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं कि कितनी सैलरी वहाँ पे मैनिंग के हिसाब से रहनी चाहिए। ये इसका एक लंबा चार्ट है। अगर आपको इसमें कभी कुछ डिटेल चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी मैं शेयर करता हूँ, इसमें आप बोलिए, मैं आपको मैं भिजवा देता हूँ। मुस्लिम चेंबर केस पे आप कर सकते हैं इरशाद भाई। मुस्लिम चेंबर के ईमेल आईडी में आपको भेजता हूँ, और आपको मेरा नंबर तो है, उस पर अगर करेंगे तो आई विल शेयर इट विद एवरीबॉडी। जी। और कोई साहब कोई पूछना चाहते हैं महबूब भाई? और क्या क्वेश्चन? यस यस, और कोई पूछना चाहता है? थैंक यू। और कोई है जो पूछना रहता है? बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव एंड अ वेरी वेल एक्सप्लेन प्रोग्राम, नॉट ओनली ऑन होटल बट इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी बिजनेस। आपने इतना सिस्टमैटिकली समझाया है कि फॉर एवरी बिजनेस इट कैन बी वेरी यूजफुल। माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। क्लाउड किचन के फेल होते बोले नहीं? क्लाउड किचन का फेलियर में थोड़ा सा आपने बात नहीं किया। Why does a क्लाउड किचन का फेल्यूर का सबसे बड़ा एग्रीगेटर्स, मैंने यही कहा कि क्लाउड किचन के फेल्यूर की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लाउड किचन जब एग्रीगेटर्स ने ये किया था तो स्विगी एंड जोमेटो खुद ने अपने किचन्स बनाने शुरू किए थे, और स्विगी एंड जोमेटो ने तो कहीं कहीं पे ऐसे किया कि जो वेल परफॉर्म रेस्टोरेंट से उनके मैनेजर्स को पिकअप किया कि यू कम आउट, हम आपको किचन देंगे और आपको किचन बना करके देंगे, वहां से आप लोग सर्विस कीजिए। ये भी उनका एक बहुत गंदा खेल रहा, गलत काम किया उन लोगों ने। लेकिन फेल होने का जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि एग्रीगेटर्स का जो चार्ज है 25% to 30% पे कभी कभी चला जा रहा है। तो आप ये बताइए, देखिए कि कोई अगर रेस्टोरेंट कर रहा है बंदा, रेस्टोरेंट का बिजनेस या क्लाउड किचन का कोई कर रहा है, तो उसे तो प्राइसिंग वही रखनी पड़ेगी जो मार्केट में चल रही है। और मार्केट में वो प्राइस पे स्टैंड होने के लिए कोई बहुत पुराना प्लेयर है, वो अपना सब कुछ स्टैंड करके खड़ा है एंड वो कोई चीज 100 रुपए में दे रहा है और उसके ऊपर वो 30% शेयर कर रहा है एग्रीगेटर्स के साथ में, ये नया बंदा नहीं कर पाएगा। उसको तो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होने के बाद में 5-6 महीने तक और बिजनेस में पंप करना पड़ता है। उसके बीच में अगर कहीं पे ये आ जाता है कि एग्रीगेटर्स को 25% देना पड़े तो वो नहीं कर पाएगा। अगर आप बैठ करके सही से कैलकुलेशन करेंगे ना, यू विल नॉट टेक क्लाउड किचन का बिजनेस ये एग्रीगेटर्स के साथ में। लेकिन माशाअल्लाह अभी उम्मीद की किरण हो रही है, और इस तरह से लोग जो है नए नए आईटी में प्लेयर्स आ रहे हैं हर जगह पे कि डिलीवरी का बिजनेस जो है वो छोटे छोटे आईटी कंपनी शुरू कर रही हैं जो 8%, 10% और 5% में भी कहीं कहीं पे काम कर रही हैं। ऐसा अगर सपोर्ट मिलेगा उन्हें तो जरूर स्टैंड हो जाएंगे। मेरे ख्याल से क्लाउड किचन सक्सेस नहीं होने का बड़ा रीजन जो है वो एग्रीगेटर्स की कमीशन। Anybody else who wants to ask, because it's a very good session. Mashallah, Irshad bhai, you have been excellent in your presentation. It was really out of the world, and I hope we will have 1 or 2 more sessions. Can I speak? और कोई पूछना चाहता? हेलो जी, यस सर, गो अहेड सर, सुन रहा हूँ। हेलो, गो अहेड सर, सुन रहा हूँ। हेलो, बोलो बोलो। हाँ, ये फ्रेंचाइजीशिप जो दे रहे सब लोग आजकल जी, कुछ रेस्टोरेंट जो फ्रेंचाइजीशिप लोगों को दे रहे हैं, तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? फ्रेंचाइजी फी उसी को देंगे जो फ्रेंचाइजी लेंगे।
तो फ्रेंचाइजी अगर आपने लिया है तो उसमें पहले से ही कंडीशन रहती है कि आपको फ्रेंचाइजी फी देनी है, कहीं कहीं पे आपको साइनिंग अमाउंट भी देनी पड़ती है, फ्रेंचाइजी में जाने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फ्रेंचाइजी के बिजनेस के बारे में भी मेरे इसमें था, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो फ्रेंचाइजी फी पहले ही डिसाइड होती है, जिस चीज़ की भी आप फ्रेंचाइजी के लिए जाएंगे या जो भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी के लिए जाएंगे, उनके पहले से ही प्री कंडीशंस रहती हैं कि उनका साइनिंग अमाउंट इतनी रहेगी, उनका फ्रेंचाइजी फी इतनी रहेगी पहले से। तो आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे फ्रेंचाइज में, आप लोग दे रहे क्या? नहीं सर, मेरा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा डिले है। मेरे ख्याल से मैं 1 साल के बाद में इंशाल्लाह हमारे बिजनेस की फ्रेंचाइजी जो है वो शुरू होगी। हम लोग अभी थोड़ा बैकएंड में और थोड़ा मजबूत होना चाहते हैं, इस बात के लिए कि अगर कुछ कमिट कर रहे हैं तो उसमें फेल नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हैं। चलो अल्लाह आपको कामयाब करे। और कोई अगर सवाल पूछना चाहता है तो अदरवाइज वी गो फॉर अ क्लोज डाउन। थैंक यू वेरी मच इरशाद भाई, यू हैव बीन वेरी वेरी नाइस। नासिर भाई कुछ पूछना चाहते हैं? नासिर भाई, हमारे नासिर भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हेलो नासिर भाई, नासिर भाई कैन यू हियर मी? नासिर भाई भी एक रेस्टोरेंट ओनर है पुणे के, वेरी सक्सेसफुल मैन, बट आई डोंट नो उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सर कोल्हापुर में कहाँ पे है? मुदस्सिर शेख कोल्हापुर में सर मेरा कावला नाका पे है। कावला नाका जो एक वो है वहाँ पे सर्कल है, उस पे है। हाँ, नाज रेस्टोरेंट क्या? नियाज। हाँ नियाज। यात्री निवास यहाँ पे। मुदस्सिर शेख कोई है जो पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन सर। सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सर, मेरा सवाल ये था कि होटलिंग बिजनेस के अंदर सर ऑटोमेशन कहाँ तक आया हुआ है और लाइक उसका फ्यूचर कितना रहेगा? ऑटोमेशन जो फूड प्रोसेसिंग है एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। सर हमारी इंडस्ट्री से मैं ये मेरी बात नहीं बता रहा हूँ, नेशनल अपनी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वहाँ से एक बार ये अनाउंसमेंट हुआ था कि हम बहुत नाराज हैं इंडिया के इंजीनियर से कि वो लोग हमको सपोर्ट नहीं कर पा रहे कि ऑटोमेशन हम कुछ करें। हम लोगों को पूरी की पूरी तरह से जर्मन, रशिया और यूएस के मैकेनिज्म और मशीन्स पे डिपेंड होना पड़ रहा है। ये आप समझिए कि देयर इज अ ह्यूज गैप। बहुत कुछ करने को कर सकते हैं उसमें, लेकिन कहीं पे हमारी इंजीनियरिंग का पता नहीं, इंडिया में R&D कमजोर है या पता नहीं इंडिया के अंदर वो एक कहीं पे हम लोगों को जो कनेक्टिविटी है, वो जो रिक्वायरमेंट है डिमांड की, उसको हम लोग कहीं से ये नहीं कर पा रहे हैं। ऑटोमेशन के नाम पे सर सॉफ्टवेयर थोड़े आए हैं आज की, इसमें भी गार्लिक, जिंजर, चिली पेस्टिंग के, ग्राइंडिंग के मशीन्स इंडियन है जिनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है क्वालिटी वाइज। तो देयर इज अ ह्यूज गैप सर। इतना अच्छा ऑटोमेशन अभी तक हमारी इंडस्ट्री में प्रोवाइड नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। ओके सर, आई थिंक दैट इज द एंड। और किसी को कुछ पूछना है तो अदरवाइज वी कॉल इट अ क्लोज। है कोई पूछने वाला? तो आई थिंक वी गो टुवर्ड्स द क्लोजिंग थिंग। सर भाई थैंक यू वेरी मच, मे बी वी विल हैव वन मोर सेशन विद यू इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया और आप दिल से बात किया, आपने बहुत मजा आया सुन के। तो शुक्रिया सर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज फ्रॉम एवरीबॉडी ऑफ अस। मैं आपका नंबर हमारे लोगों से शेयर करूंगा, जो जो सवाल अगर पूछने हैं तो पूछेंगे। This same recording will be going up on the YouTube by tomorrow morning, so please check it up there, and let's be together for always, inshallah. Allah Hafiz. Inshallah. Thank you very much Isha bhai. दुआ में याद, everybody please दुआ में याद जुड़ते रहिए। Next Saturday we'll have something more interesting and equally important. Thank you sir, thank you. Yes sir. और कोई पूछना चाहता हो तो still there is 1 minute, otherwise it is Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.